सेवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रा में। तो गैस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ टॉप 100 एमसीक्यू, वो भी मैं पॉलिटी से रिलेटेड लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप एसएससी से रिलेटेड कर रहे हो, बैंकिंग से कर रहे हो, रेलवे से कर रहे हो, बीपीएससी से कर रहे हो, यूपीएससी का कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। और मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि मुझसे जितना ज्यादा चीजें क्लियर आउट करने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी, क्योंकि ये 100 एमसीक्यू है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इतना ज्यादा क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इस वजह से मुझसे जितना कोशिश होगा मैं कोशिश करूंगी कि एक्सप्लेन कर सकूं। और आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन इस टॉप 100 एमसीक्यू से करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो आपको बताना है कौन सा उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों का। तो जैसे अगर मैं गुवाहाटी की बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये 4 राज्यों के लिए कार्य करता है। ठीक है ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ये 4 राज्यों के लिए कार्य करता है। 4 राज्यों के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये 4 राज्यों के लिए कार्य करता है। तो ये 4 राज्य आपको याद रखना है। पहला अगर मैं बात करूँ तो कौन सा हो गया, असम। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा दूसरा आपको कौन सा हो गया, नागालैंड। तीसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, मिजोरम। और चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 राज्यों के लिए गुवाहाटी जो है ये काम उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की बात करूँ तो ये पटना उच्च न्यायालय जो हो जाएगा ये आपके बिहार के लिए है। बिहार के लिए आपका कौन सा है, पटना उच्च न्यायालय हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली के लिए है। दिल्ली एक जो है ये राज्य नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और कर्नाटक के लिए जो ये कौन सा है, कर्नाटक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए कौन सा राज्य है, ये कर्नाटक ही है सिर्फ। ठीक है ना, सिर्फ गुवाहाटी है जो 4 राज्यों के लिए कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो मोतीलाल नेहरू जो है इन्होंने जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो याद रखिएगा वो 8 सदस्य कौन कौन से थे और इन्होंने कब किया था। तो पहला डेट याद रखिएगा 1928 में। ठीक है ना, ये 1928 में इन्होंने जो है संविधान का जो है मसौदा तैयार किया था। ठीक है, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ये तो आपको क्वेश्चन में ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी के 8 सदस्य, तो ये 8 सदस्य के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे या कौन से सदस्य नहीं थे। तो ये 8 का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का 8 का नाम, तो पहला नाम आपका कौन सा हो जाएगा, पहला नाम आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, जो कि ये क्या थे, तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ये बात आपको याद रखना है, अध्यक्ष थे। इसके बाद जो है दूसरा कौन सा सदस्य था, दूसरा था अली इमाम। अली इमाम। इसके बाद तीसरा कौन सा सदस्य था गाइस, तो याद रखिएगा सरदार मंगल सिंह। सरदार मंगल सिंह। इसके बाद अगर मैं बात करूं और कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा शोएब कुरैशी। ठीक है, इसके बाद कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा एन एम जोशी। एन एम जोशी। कितने सदस्य हो गए, मोतीलाल नेहरू 1, अली इमाम 2, सरदार मंगल सिंह 3, शोएब कुरैशी 4 और एनएम जोशी 5। ठीक है, इसके बाद कौन थे guys? तो याद रखिएगा तेज बहादुर। जगह नहीं तो मैं इस साइड लिख देती हूँ। ठीक है, तेज बहादुर। इसके बाद याद रखिएगा और कौन थे guys? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और इसके अलावा और कौन थे गाइस, तो यह देखिएगा एम एस राणे। एम एस राणे। ठीक है। मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 सदस्य। ठीक है, तो एम एस राणे, एक और नाम याद रखिएगा, और कौन थे, बीजे जयकर। ठीक है ना, बीजे जयकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो कौन से अधिनियम के द्वारा गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है ये कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था। यहाँ पे जो है इस अधिनियम के तहत जो है सबसे पहले याद रखिएगा 1774 में, 1774 में जो है तो कौन सा, कहाँ, फोर्ट विलियम, कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा कलकत्ता। 1774 में फोर्ट विलियम में कलकत्ता में क्या हुआ था, एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किसके तहत, तो किस अधिनियम के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और याद रखिएगा ये जो है पहले मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा। तो 1774 में फोर्ट विलियम में कलकत्ता में क्या हुआ था, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। और याद रखिएगा ये जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे। ठीक है। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कहा गया था इसी अधिनियम के तहत, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, ऑफ बंगाल बनाया गया, बनाया गया। किसको बनाया गया था गैस, तो गवर्नर को। ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था इसी अधिनियम के तहत। और याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है पहले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति कौन थे गैस, तो याद रखिएगा पहले व्यक्ति थे ये वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी अधिनियम के तहत जो है कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में फोर्ट विलियम में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। तो भारत सचिव का पद जो सृजित किया गया था, ये हमेशा याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है 1858 का जो अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इस अधिनियम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 1858 के अधिनियम से याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत जो हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था इसी अधिनियम के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था 1858 में। और शासन किसके पास चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और शासन चला गया था ब्रिटिश क्राउन के, शासन किसके पास हो गया था, ब्रिटिश क्राउन।
ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। इसके बाद आपको याद रखिएगा कि इस अधिनियम में ही भारत सचिव का पद नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, जो ब्रिटिश कैबिनेट था ना, इसका एक नया नाम दिया गया था सचिव का पद। और इस सचिव के भारत के सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों का एक परिषद भी बनाया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि इस अधिनियम के तहत जो है सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया। 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया। ठीक है, और याद रखिएगा, और गवर्नर जनरल को भी जो है नया नाम मिला था, क्योंकि गवर्नर जनरल से क्या हो गया था, वायसराय हो गया था। इसी अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल से क्या हो गया था, गवर्नर जनरल से जो है कौन सा पद बना था, गवर्नर जनरल का पद खत्म होकर क्या बना था, गवर्नर जनरल का पद खत्म होकर वायसराय का पद बना था। वायसराय का। ठीक है, और पूछा जाता है कि वायसराय जो है, पहले वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। पहले कौन थे, पहले वायसराय थे कैनिंग। ठीक है, तो इस अधिनियम से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 कह रहा है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में, और वो भी अक्टूबर को। ठीक है ना, अक्टूबर 1959 में। पूछा जाए अगर कितने अक्टूबर को, तो ये याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान में लागू हुआ था, और पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से जिले में लागू हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिला। और दूसरा राज्य कौन सा था, दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य, दूसरा राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था से याद रखना है कि ये जो है किस समिति की सिफारिश पे, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे। बलवंत राय बलवंत राय मेहता मेहता के सिफारिश पर। ठीक है ना, और ये बलवंत राय मेहता समिति की जो है ये गठन कब किया गया था, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1957 में। इस समिति का गठन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है 1957 में। और इसने जो है सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की। ठीक है ना, त्रि त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय में कौन कौन सा था, तो पहला त्रिस्तरीय में जो था वो सबसे पहले इन्होंने बताया था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। दूसरा में था आपका पंचायत समिति। और तीसरा में कौन था, जिला परिषद। तो इन्होंने त्रिस्तरीय का दिया था। ठीक है ना, और एक और समिति थी अशोक मेहता समिति। उन्होंने वो समिति जो है द्विस्तरीय समिति थी। ठीक है ना, उन्होंने 2 ही स्तर बताया था। तो आपको पंचायती राज से इतना पॉइंट याद रखना है। और याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था, वो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला। 73वां संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत संवैधानिक संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, और ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्न में से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया।
मौलिक अधिकार है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार आपका किसमें है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। इसके अलावा आपको याद रखना है मौलिक अधिकार आपका 12 से लेकर के 35 तक है। पूछा जाए कौन से अनुच्छेद, तो याद रखिएगा 12 से 35 अनुच्छेद तक है, ये आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के बारे में आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 21 है, ये जो है किसी व्यक्ति को उसके जीवन का या फिर जो है उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है ना, और ये जो है सिवाय कब वंचित किया जाएगा? विधि द्वारा, यानी कोई भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही उसका जो है ये वंचित किया जा सकता है। उसके जो है इस स्वतंत्रता को, जीवन का या फिर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, उसे विधि द्वारा उसे वंचित किया जा सकता है, ऐसे अदरवाइज ऐसे नहीं किया जा सकता। तो ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है यानी कि जो है अनुच्छेद 21 जो है सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो याद रखिएगा, ये जो है जीने जीने सॉरी जीवन जीने का अधिकार है, और यानी कि शारीरिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 है। उसके बाद अगर अनुच्छेद में 22 की बात करूं, तो अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 22 में जो है ये गिरफ्तारी और नजरबंदी जो है ना, शक के दायरे के में जो आता है, उसको जो है उस तरीके से उसे गिरफ्तारी और नजरबंद किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद जो है 22 में है। ठीक है ना, नजरबंद किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में जो है ये बाल श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद ये आपके बाल श्रम से संबंधित है, और अनुच्छेद 25 में जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 26 में जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 61 में संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कब लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा? जब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा। संविधान का उल्लंघन करने पे। ठीक है, संविधान का उल्लंघन उल्लंघन करने पर। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लग सकता है जब 2/3 बहुमत हो, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2/3 बहुमत हो की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर मैं बात करती हूँ जैसे अनुच्छेद 51 जो है ये क्या किया गया? ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है ये किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो है अनुच्छेद 65 की अगर मैं बात करूं, तो अनुच्छेद 65 जो है ये आपके उपराष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने से संबंधित है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है वो जो है इस अनुच्छेद 65 में कार्यभार संभालना। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो या फिर राष्ट्रपति जो है नहीं अनुपस्थित हो, तो उसमें जो है उपराष्ट्रपति उनके कार्य को संभालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी को बढ़ाने या घटाने का अधिकार जो है ये आप याद रखिएगा संसद को है, ठीक है ना। ऑप्शन बी संसद जो है, याद रखिएगा अनुच्छेद 2 और 3, ये जो है अनुच्छेद 2 और 3 और अनुच्छेद जो है 214 से 231 के तहत। 2 और 3 में आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे 2 और 3 में जो है किसी राज्य के सीमा, नाम, क्षेत्र, ये सब के परिवर्तन से रिलेटेड है ना, अनुच्छेद 2 या 3। तो अनुच्छेद 2 या 3 जो है, अगर संसद जो है किसी राज्य का सीमा बढ़ाता है या घटाता है या फिर जो है एक नए राज्य का गठन करता है, तो फिर उस पे क्या होगा, उच्च न्यायालय पे जो है उस पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा अनुच्छेद 2 और 3 कभी भी अगर आपको आए उच्च न्यायालय से रिलेटेड, तो उस पर प्रभाव, क्षेत्राधिकार से अगर संबंधित प्रश्न हो तो वो उस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा अनुच्छेद 2 और 3 भी इसके अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद, संसद जो है अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3, और उसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 214 से 231 के तहत, 31 के तहत संसद परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, यानी उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी देना दूंगी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अभी मेरा सबसे पहला प्रश्न कौन था, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, उसी का लेते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, जैसे कि पटना उच्च न्यायालय हो गया, या फिर जो है आपका जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय, वो सब दिल्ली उच्च न्यायालय हो गया, ये सब दिल्ली का ही, उसका जो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र है, यानी कि सीमित अधिकार जो दिया गया वो दिल्ली तक ही दिया हुआ है, पटना का है वो बिहार तक ही दिया हुआ है, इससे आगे वो नहीं आ सकता है। लेकिन गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 4 राज्य दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वही होगा, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये संसद की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 9 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 सदस्य में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये प्रारूप समिति जो है, याद रखिएगा इस समिति का, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना। प्रारूप समिति कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी भी पूछ देता है, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राफ्टिंग और जो है प्रारूप अलग तो नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे या फिर प्रारूप पूछे, बात एक ही है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस समिति का जो है गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। 29 को, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, जिसमें पूछा जाता है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा इसमें अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें जो है टोटल कितने सदस्य थे, जो कि मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ, कुल 7 सदस्य थे। यहाँ पे आपको सातों सदस्य का नाम याद रखना है। पहला नाम तो ये हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया। इसके बाद जो है दूसरा नाम अगर मैं बात करूँ तो दूसरा नाम किसका हो गया, तो दूसरा नाम याद रखिएगा गोपाल स्वामी अयंगर का, ठीक है ना। एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगार, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा नाम आपको किसका याद रखना है, तीसरा नाम याद रखना है आपको जो है ये कृष्ण स्वामी अय्यर का, कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तीसरा, इसके बाद याद रखिएगा चौथा कौन सा है, याद रखिएगा के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। इसके बाद पांचवा नाम याद रखिएगा किसका याद रखना है, बी एल मित्तर, बी एल मित्तर। इसके बाद जो है छठा नाम आपको याद रखना है ये इसका सैयद मोहम्मद सादुल्लाह का, सैयद मोहम्मद
सादुल्ला, सादुल्ला। ठीक है। इसके बाद जो है सातवां नाम आपको किसका याद रखना है? डीपी खेतान का। तो ये टोटल 7 सदस्य थे। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य थे या सदस्य नहीं थे। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत बार रहे हैं, तो ये आपको याद रखना। और अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, ये भी याद रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, ये जितना भी प्रश्न है वो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है, अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? अनुच्छेद 356 की तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये किसको ले सकता है? तो याद रखिएगा, ये जो है कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति, ये दोनों को ले आ सकता है। न्यायिक शक्ति नहीं ले सकता। न्यायिक शक्ति जो है ये सिर्फ जो है, न्यायिक शक्ति ये न्यायपालिका ही करती है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जो है याद रखिएगा, सिर्फ न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंतर्गत होती है। ठीक है। बाकी विधायी शक्ति और कार्यपालिक शक्ति को ये करती है। कार्यपालिक शक्ति की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? कार्यपालिका को क्या करता है? निलंबित कर सकता है, और फिर जो है ये खुद क्या कर सकता है? केंद्र सरकार के माध्यम से जो ये क्या कर सकता है? प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है, यानी प्रशासन को चला सकता है। ठीक है, ये कार्यपालिका शक्ति। विधायी शक्ति में क्या करता है? विधायी शक्ति में राज्य विधानसभा को निलंबित कर सकता है या फिर जो है भंग कर सकता है। ठीक है। और जो है राष्ट्रपति जो है विधायी का कार्य भी खुद अपने हाथ में ले सकता है या फिर खुद कर सकता है, जो भी हो, ये किसी के माध्यम से करवा सकता है। तो ये जो है ये दो शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति। तो कौन सा हो जाएगा? एक और दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्र और राज्यों के मध्य वैज्ञानिक शक्तियों का बंटवारा बंटवारा जो हुआ दिया हुआ है वो किस अनुसूची में दिया हुआ है? पांचवी में, आठवीं में, छठी में, सातवीं में। तो सातवीं में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है, जिसमें इसमें जो है 3 सूचियां दी गई है। बंटवारा जो हुआ था तो इसमें 3 सूचियां दी गई है, 3 सूचियां दी गई है। 3 सूचियां में कौन कौन सी सूची दी गई है? तो पहला सूची आपको याद रखना है, ये हो गया आपका राज्य सूची, राज्य सूची। इसके बाद याद रखिएगा संघ सूची, और इसके बाद याद रखिएगा समवर्ती सूची। तो राज्य सूची जो है ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची जो है ये राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्टेट लेवल का है। ये जो है आपके सेंट्रल लेवल का है, यानी कि ये संघ, यानी ये केंद्र सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकता है। ठीक है ना, केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगा, और इस पे जो है राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाता है, और जो है समवर्ती सूची पर जो है याद रखिएगा, समवर्ती सूची पर जो है ये केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, केंद्र और राज्य। और इसलिए जो है हर सूची का जो में जो विषय दिया गया है वो विषय भी दिया गया है। ठीक है ना, जो कि मतलब कि बोला गया है कि इस विषय पर, जैसे पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब जैसे आपका जो है बैंकिंग वगैरह हो गया, इस पे कोई कानून बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगा। समवर्ती सूची आपका हो गया, जैसे शिक्षा वगैरह हो गया, इस पे कानून जो है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं पांचवी अनुसूची की बात करूँ तो पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति प्रशासन से संबंधित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति प्रशासन से संबंधित, प्रशासन संबंधित है। ठीक है। और इसके बाद जो है आठवीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, ये जिसमें 22 भाषाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो 22 भाषा जो है ये आठवीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार इसे कब गाया था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया, तो पहली बार गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तो गाया गया था, लेकिन कब गाया गया था तो ये भी याद रखिएगा, ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो डेट भी याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके गाने की अवधि तो आप सभी को पता ही है कि इसके गाने की अवधि 52 सेकेंड है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसी 24 जनवरी 1950 को जो है ये जो है राष्ट्रीय गीत जो है इसको भी जो है ये अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को जो याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब। भारत में राष्ट्रपति शासन जो है एक राज्य पे लगाया जाता है, और ये शासन कब लगाया जाता है गाइस? तो ये लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक तंत्र यानी कि जो है जब राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, तब जो है ये लगता है। यानी ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, जैसे कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार कार्य करने में जो है असमर्थ होती है, तो रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि सबसे पहला रीजन ये होगा कि राज्य सरकार जो है वो बहुमत खो देगा। ठीक है ना, या फिर जो है कोई भी प्रशासनिक विफलता होती है जिसकी वजह से होता है। तो ये जो होता है ये अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है ना, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ये जो कब लगता है? 356 के तहत लगता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद 356 में आपका क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 कह रहा है दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ये जो है दो या दो से अधिक, तो ये भी किया जा सकता है संसद द्वारा कानून बनाकर। तो ये जो है संसद ही इसमें ये कर सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी बनाता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, तो अनुच्छेद 231 के तहत ये बनाता है। ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो है संघीय प्रदेश में सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, तो ये किस अनुच्छेद के तहत बनाएगी? तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 231 के तहत। मैं पहला भी बता चुकी हूँ कि जो है गुवाहाटी में जैसे 4 राज्य के लिए जो है ये है। चलिए एक और भी बता देती हूँ, जैसे पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक ही है, और वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय की स्थापना करता है वो संसद ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 1950 तक भारत की शासन व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संचालित की गई थी? तो भारत में जो है शासन व्यवस्था जो संचालित की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत
शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है ना। इसमें क्या था, केंद्र और जो है प्रांतों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, इसमें जो है ये भी हुआ था, संविधान लागू होने की जो है क्या कहते हैं इसे, प्रशासनिक व्यवस्था का जो है आधार था ये अधिनियम, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार था, संविधान जो लागू हुआ था, तो याद रखिएगा भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है, प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार, अधिकार है, ठीक है ना। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं 1900 भारत परिषद 1909, तो 1909 को जो है इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 को जो है एक और कहा जाता है, इसे हम कौन से अलग नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, मार्ले सुधार के नाम से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका 1892 जो है, ये जो है विधान परिषद दो में जो नामांकन नामांकन के लिए जो था, ये जो है 1892 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम था। और एक जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार और दूसरा याद रखिएगा मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, सुधार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है ये राष्ट्रपति जो है किससे परामर्श करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या फिर जो है ऑप्शन बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोला, यहाँ पे संबंधित लगा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या लगा हुआ है, संबंधित, यानी कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिस राज्य के लिए करेगा, उस राज्य से के जो संबंधित जो होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर जो उनसे संबंधित जिस उस राज्य के राज्यपाल के से जो है ये परामर्श कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा संविधान का जो अनुच्छेद 217 भाग 1 है, उसके अनुसार क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, नियुक्ति के लिए जो है राष्ट्रपति क्या करता है, ये तीनों से परामर्श करना होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है तीनों से परामर्श करता है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 217 भाग 1, अनुच्छेद 217 भाग 1 के तहत राष्ट्रपति तीनों से परामर्श करता है, ठीक है ना, तीनों से परामर्श करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार जो है ये भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है ना। तो ये जो है कोई भी आपातकाल की अगर मैं बात करूं तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो वित्त मंत्री जो है वो सिफारिश कर सकता है, ठीक है ना। अगर वित्त मंत्री की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ सिफारिश कर सकता है। आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो ये सलाह दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि घोषणा करने का अधिकार किसको है, तो वो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है ना। और ये अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। अभी भी मैं बोल रही हूँ कि ये जो है इसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, कह रहा है कि परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय
प्राय राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, या राज्य के मंत्रिमंडल से परामर्श करता है, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो याद रखिएगा। ये जो है किससे परामर्श करता है? राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विधानसभा बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो गाइस 6 माह से के बीच का जो है अंतर नहीं होना चाहिए। और ये जो है आपकी किसमें कहा गया? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 174 भाग 1 के अनुसार ये कहा गया, ठीक है ना। 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया? तो ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 174 भाग 1 के तहत। तो याद रखिएगा, ये जो है आपको याद रखना है कि विधानसभा की 2 बैठक होगी और इसके बीच जो है 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद के तहत, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि भारत में इकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था है, या फिर ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि भारत में सॉरी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय है, या फिर ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के अधीन जिला एवं सत्र न्यायालय है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीश को जो नियुक्त करता है, याद रखिएगा जिला न्यायाधीश बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ये करता है आपका संबंधित राज्य का जो है राज्यपाल करता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी जो राज्य का जिस राज्य का जो राज्यपाल होगा उनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए बोला है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वो पदाविधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। बाकी ये एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। और 5 वर्षों तक राज्यपाल का ये होता है, कार्यकाल होता है, ये भी सही है। भारत का राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, लेकिन नियुक्त करता है किसके? मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। तो ये भी जो है नियुक्ति लेकिन राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह मंत्री मुख्यमंत्री से लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में राज्य विधान परिषद में सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो बताइए स्थानीय निकायों के द्वारा जो है कितना हिस्सा चुना जाता है गैस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3 चुना जाता है। और याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 171 है, इसके अनुसार जो ये क्या कहा जाता है कि राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से जो है वो 1/3 सदस्यों को जो है वो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हो गया, जिला परिषद हो गया, ठीक है ना, या फिर पंचायत हो गया, उसके द्वारा जो है चुना जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, ठीक है। 1/3 सदस्य, ठीक है, स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 कह रहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद को निम्न में के द्वारा समाप्त या गठित किया जा सकता है? तो किसी राज्य के विधान परिषद को जो गठित किया जा सकता है वो और समाप्त भी किया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है guys? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन, आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। संबंधित राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर ऑप्शन बी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा, या फिर ऑप्शन सी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करके, या फिर ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इन संदर्भ में जो है प्रस्ताव पारित करके जो है ये समाप्त या फिर गठित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो बताइए 61वां संविधान संशोधन जो है तो ये किया गया था आपका जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1989 में किया गया था, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो याद रखिएगा इसमें क्या हुआ था, ये जो 1989 में हुआ था इसमें जो है जो न्यूनतम आयु जो थी मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन आप इसी के तहत है। तो याद रखिएगा इसमें जो है मतदान की न्यूनतम आयु, न्यूनतम मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि चुनाव आयोग निम्नलिखित में से अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो चुनाव आयोग जो है ये राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है ये चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है, ठीक है ना, और त्यागपत्र भी जो है इसी को चुनाव आयोग सौंपता है। तो याद रखिएगा चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयोग। तो थोड़ा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा चुनाव आयोग जो है इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसके जो है गठन और शक्ति का निर्देश जो दिया गया है अनुच्छेद 324 में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखिएगा कि जो ये इसमें जो है ये चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दो अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इन सभी की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है, ये याद रखिएगा। और याद रख लीजिएगा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका जो है याद रखिएगा, इनका जो है कार्यकाल कब तक होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं लिखा ही देती हूँ, ठीक है ना। तो कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए, ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष आयु, जो पहले पूरा होगा, ठीक है, जो पहले पूरा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो याद रखिएगा ये जो रखा गया था ये आपका जो है अंतरिम अशांति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी निम्नलिखित में से कौन है। तो वर्तमान में जो है ये आर वेंकटर मणि है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर वेंकटर मणि की अगर मैं बात करूं तो इनकी पूछा जा सकता है कि इनकी जो नियुक्ति हुई थी, इनकी नियुक्ति कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इनकी नियुक्ति हुई थी अक्टूबर में हुई थी, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 2022 में जो है इनकी नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है 2010 से 2013 तक विधि आयोग के सदस्य भी थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आर वेंकट मणि जो है 2010 से 2013 तक विधि आयोग के सदस्य, विधि आयोग के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं महान न्यायवादी की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा जो महान न्यायवादी होता है, महान न्यायवादी, याद रखिएगा ये जो है भारत सरकार का जो है मुख्य विधि सलाहकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
भारत सरकार का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, भारत सरकार का मुख्य जो है सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार, मुख्य विधि सलाहकार, विधि सलाहकार, ये कौन होता है? महान्यायवादी होते हैं, ठीक है ना। और संविधान का अनुच्छेद 76 जो है, ये इसकी नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है ना। नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? तो याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 176। नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद सिर्फ 76, 176 नहीं, सीधे 76 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? ठीक है ना। तो ये बताइए कि इसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है ये किसके समान है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद 148 से, अनुच्छेद 148 से जो है आपका 151 तक जो है ये संबंधित है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा इसकी नियुक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो ये इसका जो है काम क्या होता है? इसका काम होता है ये जो है केंद्र और जो है राज्य सरकार जो होती है उसके जो है लेखा परीक्षण का काम करना यानी वित्तीय रिपोर्टिंग करना इसका काम होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इनका कार्यकाल जो होता है ये कितना होता है? तो कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। तो कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु जो पहले पूरा हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले पूरा हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो वर्तमान में जो है याद रखिएगा के संजय मूर्ति है, ठीक है ना। और ये इनको 21 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा संजय के संजय मूर्ति। और इनकी जो है के संजय मूर्ति की नियुक्ति जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा 21 नवंबर 2024 को, 21 नवंबर 2024 को नियुक्ति हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है, तो मैंने बोला भी है कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले पूरा होता है। इसमें सिर्फ 6 वर्ष दिया हुआ है तो 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो होता है ये होता है आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 325। अगर मैं अनुच्छेद 324 की बात करूं तो याद रखिएगा ये जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है ना। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के गठन या और शक्तियों से संबंधित है। चुनाव आयोग के गठन और शक्तियों से, गठन और शक्तियों से, ठीक है। और जो है ये अनुच्छेद 326 की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसमें जो है मतदान की योग्यता को परिभाषित किया गया, ठीक है ना। मतदान की योग्यता को, मतदान की योग्यता को, योग्यता को परिभाषित किया गया है, परिभाषित
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 370, तो ये जो है संवैधानिक दर्जा से संबंधित था, जो कि जम्मू कश्मीर को मिला था, लेकिन अब तो उसे निरस्त कर दिया गया 2019 में, तो ये जो है खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो बताइए ये किसका जो है मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति का। इसका काम ही होता है लेखा जोखा को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसका लेखा जोखा तैयार करना और इसका जो है रिपोर्टिंग करता है। ये जो है लेखा जोखा तैयार करता है तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। और ये जो है लोक लेखा समिति के जो है ये मार्गदर्शक होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज, हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति जो होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये होता है भारत का अटॉर्नी जनरल होता है जिसे महान्यायवादी कहते हैं। तो प्रश्न ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो है संसद के सदस्य में जो संसद में जो है भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं देने का अधिकार होता है, तो ये भी अटॉर्नी जनरल ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो ये मैं बता ही चुकी हूँ कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है? तो कर्तव्य को निर्धारित कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 146 की अगर मैं बात करूं तो ये नहीं करता है, क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी वगैरह होते हैं उसके सेवा शर्तों से संबंधित होता है अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 147 की अगर मैं बात करूं तो इसमें संविधान की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 148 जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 148 जो है ये जो है वेतन, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया, सेवा शर्त हो गया, और ये उससे संबंधित है। ठीक है ना। अनुच्छेद 148 जो हो गया ये वेतन से संबंधित है। इसके बाद याद रखिएगा ये पद हो गया। इसके बाद याद रखिएगा सेवा शर्त जो होती है ये उससे संबंधित है। ठीक है ना, सेवा शर्तों से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 149 है ना ये हो जाएगा कर्तव्यों से संबंधित। ठीक है ना, इसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि इसके जो कर्तव्य होंगे वो क्या क्या होंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से कौन हटा सकता है? ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश को जो पद से हटा सकता है वो कौन हटा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा संसद से पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है ना, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संसद से पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, ये राष्ट्रपति द्वारा करेगा लेकिन संसद से द्वारा जो बहुमत पारित प्रस्ताव होगा उसके द्वारा होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपसे बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि वह सभी न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि जो है मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं ये सभी न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति नहीं करते। ऑप्शन ए ही आपका गलत है। ठीक है ना। ये जो है अगर मैं बात करूँ तो ये जो है नियुक्ति कौन करता है? न्याय, ये जो है मुख्य न्यायमूर्ति जो है ये मुख्य न्यायमूर्ति परामर्श करता है। ठीक है ना, सलाह दे सकता है, परामर्श करता है। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। इसके परामर्श से जो है नियुक्ति होता है, लेकिन नियुक्ति करने का अधिकार जो है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही होता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी ये तीन सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ये भी सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, ये भी सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि निम्न में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो ये जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा ये जो है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है ना।
ये राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो होते हैं ये भारत की संचित नीति पर होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत की संचित नीति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी गाइस? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, MS फातिमा बीबी। ठीक है ना, ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 45 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ जो है स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था ये रामास्वामी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? तो ये होता है हमेशा हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि जो है आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो ये जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति जो है ये हमेशा राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? तो अंतिम व्याख्याता कौन है? तो ये हो जाएगा न्यायपालिका। पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका और जो है लास्ट आपका कौन सा है? न्यायपालिका। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 15 अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा भाग 15 जो है ये आपका अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ठीक है, 324 से 329 तक। इस ये जो है चुनाव से संबंधित इसमें प्रावधान दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 324 में क्या है? चुनाव आयोग की स्थापना और शक्ति है, जो कि मैं पहले भी बताई हूँ। 324 में क्या है? चुनाव आयोग की स्थापना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं 325 और 326, 325 और 326 इसमें क्या दिया हुआ है गाइस? तो याद रखिएगा 325 और 326 में जो है मतदान सूची दिया हुआ है और जो है सार्वभौमिक मताधिकार है। ठीक है ना, तो मतदान सूची है, मतदान 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 सूची और जो है और क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका 326 हो गया 327 से 329। ठीक है, तो 326 से 329 तक, 327 से 329 क्या है? तो इसमें संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित कानून है। ठीक है ना, तो संसद और राज्य विधानसभा, संसद और राज्य विधान सभा से संबंधित संबंधित कानून। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाग 13 जो है ये आपके जो है क्षेत्र में समानता से संबंधित है। ठीक है ना, और स्वतंत्रता से। भाग 10 जो है ये आपके अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। और भाग 18 जो है ये आपके आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होगा, ठीक है, तो वो जो है अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेगा गाइस, तो विधान परिषद जो है ये भाग नहीं लेता है। ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही लेते हैं, और बाकी यहाँ पे जो है विधान परिषद के सदस्य नहीं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप राष्ट्रपति के निर्वाचन से इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद इसमें दिया हुआ है 108 के तहत जो है बोला है कि ये कौन करता है गाइस, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसको है, ये राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार। तो यहाँ पे जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, बुलाने का अधिकार जो है ये किसके पास है गाइस, तो याद रखिएगा बुलाने का अधिकार जो है ये आपके जो है राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। और जो अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि ये अनुच्छेद 108 के तहत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन 54 कह रहा है निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ जो दिलाता है वो दिलाता है आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है, ये तो याद रखिएगा। इसके बाद पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद का जो शपथ है ये किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 69 के तहत, अनुच्छेद 69, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि महान्यायवादी चुने जाने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो महान्यायवादी चुनने के लिए जो है ये आपका जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष की उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ऑप्शन सी कह रहा है एससी का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, 10 वर्ष तक किसी जिला कोर्ट में न्यायाधीश रहो। ऑप्शन डी जो है इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। आवश्यक सबसे योग्यता जो होती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जो है कम से कम 10 वर्ष तक जो है किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है ना, यहाँ पे जो है उच्च न्यायालय में जो है वकालत की हो, ये जरूरी है, ये योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ये भी होना चाहिए। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश बनने का सबसे महत्वपूर्ण योग्यता में यही होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये महान्यायवादी की नियुक्ति जो कि मैं बता चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, और इसकी नियुक्ति जो है ये किसमें है, अनुच्छेद 76 में, ठीक है। और 10 वर्ष ये कोई जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में जो है ये बंधुआ मजदूरी और जो है श्रम पर रोक लगाता है, और 24 जो है ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है जो भी उद्योग वगैरह में जो है 14 वर्ष के कम जो है बच्चों को जो है उसको रोकना है, ठीक है ना। तो शोषण के विरुद्ध है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में, याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद समानता का अधिकार जो है ये आपको याद रखना है 14 से 18 में है। 14 से 18 जो है अनुच्छेद आपका समानता का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 66 के तहत कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा सदस्य। विधानसभा के सदस्य जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता है।
क्योंकि जो है केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही इसका ये होता है, तो ऑप्शन आपका जो है विधानसभा सदस्य सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग नहीं लेता है। जैसे लोकसभा उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर इसका जो है चुनाव करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 66 भी जो है ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, 66 के तहत इसका चुनाव होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो है उपराष्ट्रपति पद की स्थापना के बारे में कहा गया अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 जो है ये आपके जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है सुलझाने से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है, जिसको कौन सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ठीक है। इसके बाद जो है 79 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, भारतीय संसद की संरचना की परिभाषा करता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है भारतीय संसद यानी सीधा संसद हो जाएगा, संसद की संरचनाओं का परिभाषा करता है, संरचनाओं को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। ठीक है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 71 अनुच्छेद सॉरी 61 ये जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के महाभियोग से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है। तो अभी जस्ट ही मैं बताई हूँ कि राष्ट्रपति के महाभियोग से अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग से है। तो ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा कि ये जो है विशेष बहुमत से जो है महाभियोग प्रस्तावित होता है। और प्रस्ताव से पहले जो है जो याद रखिएगा राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। ठीक है ना, 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। ठीक है। और यह देखिएगा दोनों सदनों में जो है 2/3 बहुमत होना चाहिए, ये तो मैं पहले भी बताई हूँ। कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति के को प्राप्त नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त कौन सा अधिकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए बोला है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को स्थगित करने का, या फिर ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि संसद सॉरी सी कह रहा है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा छात्रावासन करने का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। ये जो है संसद के अधिवेशन को आहूत कर सकता है, उसका छात्रावासन कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन जो है ये स्थगित इसको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति किस सूची पे, तो संघ और समवर्ती सूची ये दोनों पे कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धन विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए ही गलत है, ठीक है, क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक हमेशा याद रखिएगा केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 109, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान के किसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं होता है। तो अनुच्छेद 359 जो है लागू होगा, इसके अंतर्गत जो निलंबित नहीं किया जा सकता है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि वर्ष 1975 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो जब आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका भी बोला गया है कि जो है स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। तो अभी मैं बताई हूँ कि जो है आर्टिकल आपका 359 जो है ये सभी को स्थगित कर देता है, लेकिन 20 और 21 को स्थगित नहीं करता है। तो अनुच्छेद बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किन मुख्य अनुच्छेदों में उल्लेखित है? 29 और 30 में, ठीक है ना। तो ये 29 में जो है ये आपका जो है कौन सा अधिकार है? सांस्कृतिक। और जो है 30 शैक्षिक अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित आपका अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 कैसे संबंधित है? सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ये जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। 36 से 51 तक, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ये जब पूछा जाता है कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपके कौन से भाग में आता है? तो याद रखिएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो विदेश नीति से जो संबंधित है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। तो यही ना हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो गया, तो यही आपका हुआ जैसे विदेश नीति से संबंधित, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना, तो ये आपके विदेश नीति से संबंधित हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 380 में क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। ये जो याद रखिएगा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 312 जो है याद रखिएगा ये आपके याद रखना अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना से लिखिए, सेवाओं की स्थापना से संबंधित है, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में जो है ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति शपथ से, ठीक है, शपथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ठीक है ना। तो वयस्क मताधिकार मताधिकार का प्रावधान जो है ये आपके अनुच्छेद 326 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष है आपके भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें संविधान से मिला है। तो अभी मैंने बताया भी है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से मिली, आयरलैंड से मिली, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। तो ये जो है वाद्य योग्य नहीं है, कौन सा बोलता है, अनुच्छेद 37 कहता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में जो है याद रखिएगा ये भी राज्य के नीति निर्देशक है, इसमें ग्राम सभा के गठन से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40, याद रखिएगा ग्राम सभा के गठन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो संविधान सभा की मांग की थी कब, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, पहली बैठक हुई थी। और अगर पूरा डेट अगर मैं बात करूं कि कितना दिसंबर था, तो ये याद रखिएगा कि ये 9 दिसंबर 1946 था। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसमें जो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा को, सचिदानंदन सिन्हा को, ठीक है। तो ये जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और याद रखिएगा ये बैठक जो ये कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, पहले लिख लीजिए अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो है ये बैठक कहाँ हुई थी, तो लिख लीजिएगा दिल्ली में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि लियाकत अली खान अंतरिम मंत्रिमंडल में इनमें से किस भाग के मंत्री थे। तो ये जो है लियाकत अली खान जो है किसके मंत्री थे गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि संविधान में भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था। तो पहला संशोधन जो हुआ था इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो हुआ था ये हुआ था आपका, जो कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका 1951 में हुआ था। 1951 में आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये 9वीं अनुसूची जो था ये किससे था, तो याद रखिएगा ये भूमि सुधार से था, ठीक है, ये भूमि सुधार से, ठीक है। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दल, ये दल बदल से संबंधित है, ठीक है, 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो कौन से संशोधन के द्वारा गए, तो याद रखिएगा 13वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग को
किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A इनमें से कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो 4A, 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है और 4A में जो है मौलिक कर्तव्य है। तो ये कितने किया गया है? इससे याद रखिएगा 11 को किया गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद जो है 5 से 11 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान और हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा, तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 है आपके संवैधानिक उपचारों का उपचार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 32 क्या है इससे याद रखिएगा, इसमें किसी भी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार का जो है उनके मौलिक अधिकार पे कोई भी प्रभाव पड़ता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसीलिए जो है इसे भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है संविधान का। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिएगा इसी को ई करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट भी जारी करता है। इसी आर्टिकल के तहत 5 प्रकार की रीट भी जारी करता है। ठीक है, जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है, ये मैं बोल चुकी हूँ। भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो संघवाद। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत इंग्लैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है याद रखिएगा वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 89 कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 साल होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 साल होती है और राज्यसभा के लिए 30 साल होती है। 25 साल जो है याद रखिएगा ये होता है लोकसभा के सदस्य के लिए, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु। और ये जो है 30 साल होता है ये राज्यसभा सदस्य के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है ना, लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। लघु संविधान संशोधन संशोधन कहा जाता है। और इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि मौलिक कर्तव्य आपका ये याद रखिएगा भाग 4। ठीक है ना, भाग 4 के
ए में है मौलिक कर्तव्य। और याद रखिएगा, और ये अनुच्छेद की अगर मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 51 के ए में है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था, जो कि मैंने बोला ही गया था कि इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि ये भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि सब निम्नलिखित में से सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था। तो सरकारी आयोग हमेशा केंद्र और राज्य के संबंध में रहेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो पुलिस, जनगणना, भू आगाम, लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध। भू आगाम हो गया, लोक स्वास्थ्य और जो है सफाई का प्रबंध और पुलिस, ये तीनों आपके राज्य सूची का विषय है। ये जो है जनगणना जो है ये आपके संघ सूची का विषय है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो कहाँ है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्नलिखित में से आर्थिक आसूचना परिषद ईआईसी का अध्यक्ष कौन है। तो ईआईसी का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आर्थिक से रिलेटेड है तो ये इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड था। तो ये जो है केरल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है, वर्तमान में, लेकिन पहले 10 था। अब बताइए कौन सा संशोधन हुआ था जिसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो वो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां। पहले जो था, पहले कितना था गाइस, तो पहले जो था ये 10 था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पहले 10 था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि ये संविधान संशोधन 2002 में था। ठीक है ना, ये हुआ था। इसके बाद जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से रक्षा मंत्री कौन थे। तो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है पॉलिटी से रिलेटेड। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।